नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ जैसा कि हम जानते हैं सारे ही एज ग्रुप के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि डैंड्रफ एक्चुअल में होता क्या है, कौन से लोग इससे ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको डैंड्रफ होने के चांसेस थोड़े बाकी लोगों से ज़्यादा रहते हैं, डैंड्रफ के कॉजेज़ क्या होते हैं, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेने जाते हैं मार्केट में तो उसमें हम क्या-क्या इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स देखें जो कि डैंड्रफ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हम कैसे सही तरह से यूज़ करें कि ये डैंड्रफ पे मैक्सिमम अपना असर कर सके। आइए अब हम जानते हैं कि डैंड्रफ में एक्चुअल में होता क्या है। डैंड्रफ एक स्किन कंडीशन है जिसमें कि हमारे स्कैल्प में या बियर्ड एरिया में या मूंछों के एरिया में या फिर आईब्रोज में फ्लेकिंग हो जाती है। फ्लेकिंग यानी कि पपड़ी जमना। यूजुअली वो व्हाइट कलर की पपड़ी होती है जो कि हमारे स्क्रैच करने पे निकल भी सकती है। फ्लेकिंग के साथ साथ में डैंड्रफ में स्कैल्प में या सिर में पेन हो सकता है और रेडनेस हो सकती है। खुजली भी हो सकती है। पस्ट्यूल्स यानी कि दाने हो सकते हैं। ज़्यादा लगातार स्क्रैच करने की वजह से, खुजली करने की वजह से वहाँ पे घाव बन जाता है जिसमें कि कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कि पस्ट्यूल्स यानी कि बाल तोड़ बन जाते हैं। फिर जब ये डैंड्रफ अपने फेस पे या शोल्डर पे गिरता है तो ये एक्ने भी कॉज करता है। ये एक्ने भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है डैंड्रफ के साथ में। फिर डैंड्रफ के साथ में हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जब हम बार बार अपने हेयर को स्क्रैच करते हैं, अपने स्कैल्प को स्क्रैच करते हैं, तो जो हमारे हेयर है वो फ्रिक्शन की वजह से हेयर फॉलिकल से सेपरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। फिर हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन से लोग हैं जो डैंड्रफ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। वैसे तो देखिए डैंड्रफ किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है जो कि 13 से स्टार्ट होता है और जो मिडिल एज का एज ग्रुप होता है यानी कि 13 से लेकर 40 के एज ग्रुप में ये डैंड्रफ ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि इस एज ग्रुप में ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस देखे जाते हैं। फिर ये डैंड्रफ मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है कंपेयर टू फीमेल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि डैंड्रफ के कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहला कॉज सीबम ओवर प्रोडक्शन। सीबम यानी कि जो ऑयल्स हमारे स्कैल्प में प्रोड्यूस होते हैं, जो हेयर फॉलिकल प्रोड्यूस करता है उसे हम सीबम बोलते हैं। अब एक मेलेसीजिया नाम का एक यीस्ट लाइक फंगस होता है, बेसिकली एक यीस्ट होता है जो कि नॉर्मली हमारे स्कैल्प में रहता है, नॉर्मल ही वो प्रेजेंट होता है। जब हमारे स्कैल्प में सीरम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ये जो फंगस होता है इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और इसकी ग्रोथ के बढ़ने की वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है। सेकेंड है सेंसिटिविटी टू हेयर केयर प्रोडक्ट्स। जो हम अपने बालों में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, तो इन सब से अगर हमें एलर्जी है, अगर हमें सेंसिटिविटी है, तो फिर उसकी वजह से भी हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन और रेडनेस हो जाती है और फ्लेकिंग भी हो सकती है। इसको हम रूल आउट कर सकते हैं जैसे कि हम एक एक करके उन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद करें। जैसे अगर हम कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो पहले हम उस शैम्पू को यूज करना बंद करें या उसे चेंज कर कर देखें, तो और बाद में अपने सीरम को चेंज करके देखें या एक एक करके कंडीशनर को चेंज करके देखें। इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज से एक्चुअल में सेंसिटिविटी है और उस प्रोडक्ट को हम अपने रूटीन में से हटा सकते हैं। तीसरा, अगर हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी या जिंक की डेफिशिएंसी हो तो उससे भी हमें डैंड्रफ हो जाता है। फिर कुछ स्किन डिजीजेस होते हैं जैसे कि सोरासिस, डर्मेटाइटिस या एक्जीमा। इन डिजीजेस में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा स्किन का टर्न अराउंड टाइम होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी स्किन के पहले सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर जैसे वो ओल्ड और डैमेज हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं और वो हमारी स्किन शेड ऑफ हो जाती है। तो इस पूरी साइकिल को, इस पूरे प्रोसीजर को हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो जब हमारे इन बीमारियों में क्या होता है कि हमारे स्किन का टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है, यानी कि स्किन जल्दी जल्दी रीजनरेट करती है, तो जो डेड सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली शेड ऑफ नहीं हो पाते और वो फ्लेक्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं स्किन पे और स्कैल्प पे, जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यानी कि खुजली, इचिंग ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में बेसिकली हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से जो ये स्किन कंडीशंस है ये एग्रीवेट हो जाती है और सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से अगेन डैंड्रफ होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फिर बहुत ही रेयर केसेस में ड्राई स्किन की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है।
अब ड्राई स्किन की वजह से डैंड्रफ यूजुअली तब होता है कि जब हम मिस्टेकनली अपनी ड्राई स्किन को ऑयली स्किन समझ लेते हैं और फिर हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी हार्श यूज़ करते हैं और बार बार हेयर वॉश करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो हमारी बॉडी उसके रिएक्शन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है। तो लोगों को यूजुअली लगता है कि हमारी स्किन अगर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो फिर ये ऑयली स्किन है, जबकि वो होती एक्चुअल में ड्राई स्किन है। तो लोगों को अक्सर ड्राई स्किन और ऑयली स्किन पहचानने में गलतफहमी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में लोग क्या यूज करते हैं कि उनको अगर अपना स्कैल्प ज्यादा ऑयली लग रहा है तो वो बार बार हार्श शैम्पूज यूज करने के, स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन रिटर्न वो स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, खुजली हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है। तो हमें सही तरीके से ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा स्कैल्प एक्चुअल में ड्राई हो रहा है या ऑयली हो रहा है। और इन हार्श प्रोडक्ट्स को हमेशा बालों में यूज करना अवॉइड करना चाहिए, हमेशा माइल्ड शैम्पूज को यूज करना चाहिए। अभी डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर विंटर्स में देखी जाती है। इसका रीजन ये होता है कि विंटर्स में हमारा हेयर वॉश करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, या फिर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब कभी कभार हम हेयर वॉश करके गीले बालों में ही टोपी पहन लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो ईस्ट होता है इसका ग्रोथ काफी बढ़ जाता है और हमारे डैंड्रफ होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरे 12 महीने रहती है, उसका विंटर्स या समर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको डैंड्रफ की टेंडेंसी रहती है तो अपने बालों में ऑयल यूज करना अवॉइड करें, हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इन्हीं माइल्ड शैम्पू को फ्रीक्वेंटली यूज करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो माइल्ड शैम्पू को कम यूज करें। इनफैक्ट अगर आपका ज्यादा धूल मिट्टी वाला काम है या आप फ्रीक्वेंट एक्सरसाइजेज या जिमिंग करते हैं जिससे कि पसीना ज्यादा आता है, तो आप डेली भी अपने बाल वॉश कर सकते हैं माइल्ड शैम्पू से। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो वीक में एक बार बाल वॉश करने से भी काम चल सकता है। फिर हमेशा हेयर वॉश करने के बाद हेयर की प्रॉपर कंडीशनिंग करें, अच्छे कंडीशनर्स यूज करें या हेयर मास्क यूज करें। जिन जिन चीजों से या प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है उन प्रोडक्ट्स को हमेशा बालों में लगाना अवॉइड करें। हमेशा ही बैलेंस डाइट खाना है और अपने खाने में नट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को इंक्लूड कीजिए। बाहर का खाना जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए और घर में भी ऑयली या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना अवॉइड करें। फिर अपने रूटीन में मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करें ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो सके। अगर इन कॉमन मेजर्स से भी अगर आपको लगता है आपका डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई स्किन कंडीशन हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया सोरासिस, एक्जिमा या फिर किसी भी टाइप का डर्माटाइटिस। तो उस स्किन कंडीशन के डायग्नोसिस करने के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमारे लिए अच्छा हो सकता है? उसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाई है। ये हमें इंग्रेडिएंट्स उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू में देखने हैं ताकि हम पता लगा सके कि वो शैम्पू हमारे ऊपर अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि कीटोकोनाजोल, जिंक पायरिथियोन, साइक्लोपायरॉक्स, पायरोक्टोन ओलोमाइन, सेलेनियम सल्फाइड और कोल टार। इनमें से जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ एंटी फंगल एजेंट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। और कोल टार की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा डैंड्रफ बहुत ही ज्यादा थिक और फ्लेकी है। माइल्ड या मॉडरेट डैंड्रफ में हमें कोल टार को देखने की जरूरत नहीं है। अब इन इन इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू को हम कैसे यूज करें? तो हमें क्या करना है, हमें पहले अपने स्कैल्प को थोड़ा सा गीला करना है। हमें शैम्पू यूज करने से पहले ऑयल नहीं लगाना है, हमारा स्कैल्प हमेशा ऑयल फ्री होना चाहिए। तो सिर्फ स्कैल्प को थोड़ा सा वेट करना है, कॉइन साइज अमाउंट ऑफ शैम्पू लेना है, उसको अच्छे से स्कैल्प के ऊपर रब कर देना है जब तक कि फोम नहीं आ जाती, जब तक कि फ्रॉथ नहीं बन जाता। और उस फ्रॉथ को हमें 5 to 7 मिनट्स तक रखना है। फिर 5 to 7 मिनट्स के बाद हम उस फ्रॉथ को या तो ऐसे ही वॉश कर सकते हैं, या हमें लग रहा है कि हमारे हेयर अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं या हमारी स्किन ऑयली है तो फिर हम माइल्ड शैम्पू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमें अपने बालों को प्रॉपरली कंडीशन करना है। किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो हम उसका मैक्सिमम इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये वीडियो थी डैंड्रफ के बारे में।
मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर सकूं ताकि इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकें और कंट्रोल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।